दर्शकगण और श्रोतागण कृपया ध्यान दें, क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों को भी सम्मान दें। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और द अनोखा शो के सेगमेंट फैक्टोरियल में आपका बहुत जल्द फिर से स्वागत है। अब बहुत जल्द इसलिए कि पिछला एपिसोड हमने हाल ही में बेरोजगारी पर बनाया था, जाकर उसे जरूर एक बार चेकआउट कीजिए कि बेरोजगारी के आंकड़े आपसे चीख चीख कर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको पुकार रहे हैं। सुनिए जाकर उनको। ये जो हमारा सेगमेंट है फैक्टोरियल, यहाँ हम ऐसे ही किसी एक टॉपिक को आपको फैक्ट के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस सेगमेंट को हमने कभी भी सोशल पॉलिटिकल खांचे में बांधकर नहीं रखा है। यहाँ हम स्पोर्ट्स की बात भी करते हैं, खास तौर से तब जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो। क्रिकेट और फुटबॉल ही मेन फोकस होता है, क्योंकि बाकी खेलों में मेरा हाथ थोड़ा तंग सा है। आप समझ सकते हैं मेरी समस्या को। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी स्पोर्ट्स में तो आइए, बिल्कुल स्वागत है। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, पूरा एपिसोड आप करिए, चर्चा करिए। हाँ, अभी बात फुटबॉल की ही करेंगे। फुटबॉल की बात ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, 2 बार ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक बार तब जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था फीफा का, कि भैया इंडिया को भी एक बार मौका मिला था फीफा वर्ल्ड कप खेलने का, लेकिन उसने उसको ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया जी आप पॉडकास्ट में सुनिए। दूसरा, आपको पता है एक विदेशी धरती पर भगदड़ मच गई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। तो हमने इतिहास में झांकने की कोशिश की थी कि कब कब फुटबॉल का मैदान खूनी मैदान बन गया और कब कब ऐसी भगदड़ हुई। वो भी जाकर आप सुन सकते हैं, पॉडकास्ट में भी मिल जाएगा। यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो फैक्टोरियल नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर जरूर सुनिए। अब वर्तमान में लौट आते हैं, करंट बात करते हैं। फिर से बात फुटबॉल की ही करेंगे। देखिए, इंडिया जैसे देश में जहां क्रिकेट बहुत हावी है, क्रिकेट की चर्चा बहुत होती है, क्रिकेट की चकाचौंध बहुत है, तो बाकी जो खेल हैं वो दूर कहीं पीछे छूट जाते हैं और उनका शोर भी हम तक नहीं आ पाता है। तो इंडिया में हम रह रहे हैं तो बाकी खेलों पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही जो है ऐसा कुछ एलियन हो जाता है दूसरे खेलों के साथ। आप यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, वहाँ क्रिकेट की चर्चा करिए, आप बगले झाँकेंगे, वहाँ भी एलियन जैसा माहौल हो जाएगा जैसा यहाँ फुटबॉल और अन्य खेलों के साथ हो जाता है। खैर, तो चर्चा बड़ी गंभीर है, चर्चा बड़ी जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि इंडिया खेलने वाला है AFC एशियन कप ना। इसके आगे क्वालिफायर मत लगाइए, क्योंकि ये फाइनल शोडाउन है, ये कोई क्वालिफायर नहीं है जिसे आप अनदेखा या अनसुना कर सकते हैं। अब चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा ये करनी हमको ज़रूरी है कि ये जो AFC क्वालिफायर नहीं है, ये जो AFC एशियन कप है, इसको क्रिकेट की टर्म में आप समझिए, जैसे क्रिकेट में एशिया कप होता है ठीक वैसे ही फुटबॉल में होता है। तो इंडिया का सफ़र, यानी कि इंडिया इस फाइनल शोडाउन में पहुंचा कैसे, पहले उस पर चर्चा करते हैं। बात है सितंबर 2019 और जून 2021 के दरमियान की, जब इंडिया ने क्वालिफायर 2 खेला AFC एशियन कप का। उसके साथ जो टीमें थी वो थी कतर, ओमान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अब आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, कि टॉप की 2 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली थी AFC एशियन कप के लिए। अब आपको ये ज़रूर पता है कि इंडिया बड़े मौक़ों पर थोड़ा नर्वस आ जाता है, तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। टॉप 2 में हम नहीं पहुँच पाए, टॉप 3 में आए, यानी कि तीसरी पोजीशन हमने हासिल की। 7 पॉइंट हमने अर्जित किए, 3 हमने मैच हारे, 4 हमने ड्रॉ खेले और एकमात्र जीत हमारी झोली में आकर गिरी। बात करें अगर मैचेस की, तो ओमान से हम 2-1 से हारे, कतर से 0-0 से ड्रॉ खेला, अफगानिस्तान से 1-1 से ड्रॉ खेला और 1-1 से ही बांग्लादेश से ड्रॉ खेला। फिर आपको पता है होम और अवे वाला सिस्टम होता है कि एक मैच इधर और एक मैच उधर,
तो जब दोबारा मौका आया तो हम कतर और ओमान दोनों से 1-1 से हारे, अफगानिस्तान से फिर हमने 1-1 से ड्रॉ खेला, लेकिन जो एकमात्र जीत हमें मिली वो बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से मिली। अब तीसरे नंबर पर थे तो भैया डायरेक्ट एंट्री तो मुश्किल थी, तो हमें खेलना था क्वालीफायर 3 जो हमने खेला जून 2022 में। यहाँ भी वही कहानी थी कि भैया अगर टॉप 2 में पहुंचेंगे तब फाइनल शोडाउन तक आएंगे, नहीं तो पत्ता कट जाएगा और घर में बैठकर हम फिर से क्रिकेट देखेंगे, फिर से कुछ और ही करेंगे, कुछ और सुनेंगे। अभी फिलहाल माहौल ऐसा है कि इंडिया के लिए चीयर करिए, मैच को जियो सिनेमा पर डिजिटली और स्पोर्ट्स 18 पर टीवी पर लगाकर देखिए। एक मैच ऑलरेडी इंडिया का हो चुका है, 2 बचे हैं, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो क्वालीफायर 3 में हमारे पास फिर 3 टीमें हमारे साथ थी, हांगकांग, कंबोडिया और अफगानिस्तान। यहाँ पर हमने तो कमाल ही कर दिया, अफगानिस्तान को 2-1 से हरा दिया, कंबोडिया को 2-0 से हरा दिया और हांगकांग को तो 4-0 से रौंद दिया। और इस तरीके से हम AFC एशियन कप के फाइनल शोडाउन में पहुंच गए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया पहली बार इसमें खेल रहा है या ये पहली बार इनॉग्रल टूर्नामेंट है। तो अब चर्चा करते हैं कि भारत ने इस टूर्नामेंट में अब तक किया क्या है, क्या उसका प्रदर्शन रहा है, क्या उसका इतिहास रहा है। चलिए तो अब इतिहास के सफर पर चलते हैं। AFC एशियन कप का जो फाइनल शोडाउन है ये 17वां इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 17 बार ये टूर्नामेंट हो चुका है, जिसमें से 4 बार इंडिया ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की है। सबसे पहली बार 1964 में की थी और तब मात्र 4 टीमें इस टूर्नामेंट में थी, क्योंकि 11 टीमों ने जो है किसी न किसी कारण से या बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो पॉलिटिकल रीजंस से अपने नाम वापस ले लिए थे। 4 टीमों में इंडिया एक थी, बाकी जो 3 टीमें थी वो हांगकांग थी, होस्ट टीम इजराइल थी और अगर मैं बहुत जोर दे करके बोलूं तो साउथ कोरिया थी। अब साउथ कोरिया बहुत जोर देकर इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि साउथ कोरिया फीफा रैंकिंग में इस वक्त 30वीं पोजीशन पर है। जी हाँ, इंडिया ने साउथ कोरिया को 2-0 से हराया, ये फेमस विन थी। इसके बाद हांगकांग को भी 3-1 से हराया, लेकिन होस्ट टीम इजराइल से 2-0 से हार गया और इस तरीके से इंडिया इस 1964 के AFC एशियन कप में रनर अप रहा। इंदर सिंह ये भाई साहब जो थे ये टॉप स्कोरर थे इंडिया की तरफ से, इन्होंने 2 गोल किए थे। ठीक 20 साल के बाद 1984 में भारत को एक बार फिर AFC एशियन कप खेलने का मौका मिला। 1984 की विस्तार से बात करें तो हमें इसको भुला देना ही मुनासिब होगा। हमें होस्ट नेशन सिंगापुर के साथ ग्रुप बी में चाइना, UAE और ईरान के साथ रखा गया। हमने सिर्फ एकमात्र गोल लेस ड्रॉ खेला ईरान के साथ, 1 पॉइंट अर्जित किया, बाकी सभी मैच हम हार गए, ग्रुप में सबसे निचले स्तर पर रहे और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 1984 के इस कप को सऊदी अरेबिया ने पहली बार चाइना को 2-0 से हराकर अपने नाम किया। भारत को अगला मौका AFC एशियन कप में 27 साल के लंबे इंतजार के बाद 2011 में प्राप्त हुआ। 2011 के भी AFC एशियन कप को अगर हम भूल जाएं तो बेहतर होगा। बाइचिंग भूटिया के नेतृत्व में हमें ग्रुप C में, जो कि कतर में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और बहरीन के साथ रखा गया। हमने अपनी कैंपेन की शुरुआत 2011 में भी 10 जनवरी 2011 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी। 2-0 से मैच हम ये हारे थे। दोनों हाफ में 1-1 गोल ऑस्ट्रेलिया ने किए थे और इंडिया ने इस पूरे मैच में सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट लिया था।
वहीं बहरीन के साथ हम 5-2 से हारे थे। पहले हाफ में 3 गोल बहरीन ने किए, फिर तो दूसरे हाफ में 2 गोल हमने जरूर किए, थोड़ी वापसी की कोशिश की जिसमें एक सुनील छेत्री का भी गोल था, लेकिन अंतिम क्षणों में जो है बहरीन ने फिर 2 गोल करके हमें ये मैच हारने पर मजबूर कर दिया। साउथ कोरिया ने जो मैच खेला वो इंडिया को 4-1 से हराया। पूरे मैच में साउथ कोरिया ने पूरा दबदबा कायम रखा, 29 शॉट ऑन टारगेट रखे और 72% बॉल पोजीशन अपने पास रखी। इस टूर्नामेंट में भारत बिना कोई पॉइंट लिए बॉटम ऑफ द टेबल रहा और -11 के गोल डिफरेंस से वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया और ये भारत की तीसरी अपीयरेंस थी इस AFC एशियन कप टूर्नामेंट में। 2015 में हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, लेकिन 2019 में हमने वापसी करी, लेकिन वो वापसी भी कुछ खास नहीं थी। हमने आबू धाबी में ये टूर्नामेंट ग्रुप A में UAE, बहरीन और थाईलैंड के साथ खेला। पहला मैच हमारा थाईलैंड के साथ था। हमने शुरुआत प्रॉमिसिंग करी, 4-1 से वो मैच जीता, लेकिन शायद हम उसके बाद कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो गए और 2-0 से UAE से और 1-0 से बहरीन से हार करके 3 पॉइंट अपनी झोली में ले करके ग्रुप स्टेज से एक बार फिर हमें बाहर होना पड़ा। अब 5वीं बार हमारे पास मौका है कि हम कम से कम इस बार ग्रुप स्टेज से आगे निकलें, लेकिन हमारे सामने चुनौतियां क्या है, टीमें कौन कौन सी हैं, अब आपको वो बताते हैं। इतिहास में गोते लगाने के बाद हम वर्तमान में वापस लौट आते हैं और 2024 के AFC एशियन कप की बात करें तो भारत को ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और सीरिया के साथ रखा गया है। अब ये अच्छी बात है, ये बुरी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ना बहरीन है हमारे पास और ना ही UAE है। खैर, अगर बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त फीफा रैंकिंग में 25वें स्थान पर है और AFC यानी कि एशिया में उसकी रैंक 4th आती है, जापान, ईरान और कोरिया रिपब्लिक के बाद। अब उसके पास खिलाड़ी भी अच्छे हैं, उसके पास फीफा वर्ल्ड कप 2022 में राउंड 16 में अर्जेंटीना के साथ खेलने का अनुभव प्राप्त है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो यहाँ आने वाली है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 102 है फीफा में, एशिया में 18वीं है और बात करें तो जो हाईएस्ट हमारी रैंकिंग थी वो 1996 में थी 94। दूसरी टीम है जिसे व्हाइट वुल्फ भी कहते हैं, उज्बेकिस्तान। इस वक्त फीफा में उसकी रैंकिंग 68 है, वहीं एशिया में उसकी रैंकिंग 10 है और 2006 के आसपास उसकी रैंकिंग सबसे बढ़िया थी 45 और सबसे वर्स्ट थी 119 1996 में। अगर बात करें उज्बेकिस्तान की तो उसके कप्तान उनके साथ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कप्तान इसलिए नहीं साथ में क्योंकि उनकी शोल्डर इंजरी है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यूरोपियन लीग में खेलने का अनुभव प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात, उज्बेकिस्तान लगातार 6 मैच जीत कर इस टूर्नामेंट में शिरकत ले रहा है, तो खतरा है इनसे। तीसरी टीम सीरिया, देखिए खतरा इनसे भी है, भले इनकी रैंकिंग 91 है, लेकिन AFC यानी कि एशिया में इनकी रैंकिंग इंडिया से बेहतर है, 14th स्थान पर है ये। अगर सबसे बढ़िया रैंकिंग इनकी बात करें तो वो 68 थी, जो कि थी अगस्त 2018 में। वहीं सबसे वर्स्ट थी 2015 में और ये थी 152। तो और सबसे बड़ी बात, इनको भी अनुभव प्राप्त है अच्छा खासा इनके खिलाड़ियों को। चाइना तक को ये टीम हरा चुकी है, तो आप समझ सकते हैं हमारी राह जो है वो आसान कतई नहीं है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो देखते हैं हमारा सफ़र क्या ग्रुप स्टेज से आगे की तरफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है।
सारे इंडिया के ओपोनेंट की बात हो गई, इंडिया की भी बात हो गई, लेकिन खिलाड़ियों की बात करनी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि बिना खिलाड़ियों के तो मैदान पर मैच ही नहीं होगा, क्योंकि पिच पर तो इन्हीं ने परफॉर्म करना है। एक नाम जो सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है, हर एक के जहन में होता है, ज़बान पे रटा हुआ है, आंखें फाड़ कर हम उस पर ज़रूर नज़र रखेंगे। उस पर प्रेशर इस बात का होगा कि सारी निगाहें मेरे ऊपर हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुनील छेत्री की। उम्र हो चुकी है 39, कभी भी संन्यास की घोषणा हो सकती है, लेकिन हमारा दिल ये कहता है कि खेलते रहें, कम से कम एक ट्रॉफी वर्ल्ड कप वाली जो है वो तो लेकर जाएं। खैर ये वक्त बताएगा। बात करें तो 93 इंटरनेशनल गोल्स हैं, दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। इनसे पीछे लेवेंडोस्की और नेमार जैसे खिलाड़ी हैं। तो देखिए, बात होना तो लाजमी है, जिम्मेदारी भी है, भरोसा भी है, सपोर्ट भी है। और अगर 2023 की बात करें तो 9 गोल इनके खाते में हैं, जो कि 2011 के बाद इनका हाईएस्ट है, और 2011 का AFC एशियन कप का एक्सपीरियंस भी इनके पास है। तो इन पर नजर रहेगी। लेकिन इसके बाद क्या, हम इसके बाद की जो कड़ी है वो नहीं जोड़ पाते हैं। नाम या तो हमको याद नहीं आते हैं, या हमने याद करने की कोशिश नहीं करी। सहल अब्दुल समाद, ये नाम याद कर लीजिए, 26 साल के हैं, UAE में जन्म हुआ, इंडियन मिडफील्डर है, यानी कि इंडिया की तरफ से खेलते हैं। और जो फुटबॉल को क्लोजली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच एक हुआ था, उसमें अंतिम क्षणों में इन्होंने ही जीत दिलाई थी। मिडफील्डर हो गए, स्ट्राइकर हो गए, लेकिन बिना गोलकीपर के आप कोई मैच नहीं जीत सकते हो। गुरप्रीत सिंह संधू, आहा, इन गोलकीपर की बात क्या ही की जाए। देखिए, मैं इंटरनेशनल नहीं, अगर मैं क्लब मैचेस की भी बात करूं तो एक मैच मेरे जहन में बहुत गहरी छाप छोड़े हुए है। रिसेंटली मैच है जिसमें एक कीपर ने पूरा मैच बदल दिया था। मैं बात कर रहा हूँ रियल मैड्रिड और लिवरपूल के बीच खेला गया मैच। तो गुरप्रीत सिंह संधू जो हैं एक बहुत बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि कतर के साथ ड्रॉ और सैफ कप में पेनल्टी में जो हमें मदद करी, जिससे हमने वो टूर्नामेंट जीता। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं, बाकी तो पूरी टीम है, सब पर नज़र है, लेकिन इन तीनों पर कुछ गहरी हमारी नज़र रहने वाली है, क्योंकि इनके दम पर हम पूरा मैच अपने पाले में कर सकते हैं। अगर बीते साल की बात करें तो इंडिया ने टोटल 16 मैच खेले, जिसमें से 10 जीते, 3 ट्रॉफी अपने नाम करी, जिसमें से ट्राई नेशन कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सैफ कप अपने नाम किया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ गुलाबी नहीं होती है, हर चीज़ जो है रोमांटिक नहीं होती है। तो इंडिया ने जो 4 मैच हारे, उसमें से भी लास्ट जो 4 में से 3 आखिरी में हारे हैं, जिसमें से 2 टूर्नामेंट हमको गंवाने पड़े, एक किंग्स कप और एक मर्देका कप। ये 2 कप हमें अपने हाथों से गंवाने पड़े। तो देखिए, पिक्चर अच्छी भी है, बुरी भी है, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये फिर से एक सवाल है। तो देखते हैं। ये था आज का आप लोगों के लिए एपिसोड, जो कि पूरा फुटबॉल के इर्द गिर्द था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो कुछ नहीं करना है, फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करके बाकी लोगों को भी बताइए कि एक कमाल का पॉडकास्ट है। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है। द अनोखा शो सुने और ज्ञान में अपने वर्धन करें। मैं आपसे फिर नए एपिसोड में मुलाकात करूंगा, जहां फिर कोई एक नया टॉपिक होगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक मैं एक ही बात कहता हूं जाने से पहले, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।